सिस्टम अगर काम कर रहा है तो उसे पॉजिटिव लिया जाता है। ये वाला जो शेडेड एरिया है अब ये क्या दे देगा, वर्क दे देगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें पीवी की पावर गामा की जगह अगर एक्स, और अगर गामा हमेशा 1 से बड़ा होगा तो हमें समझ में आ गया कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक जो आया, अगर ये माइनस पी बाई वी था, ये माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी बाई वी है, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक क्या गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल आ गया। तो कोई भी ऐसा इंजन नहीं पॉसिबल है जो कंप्लीट पूरी की पूरी हीट को उठा के वर्क में कन्वर्ट करते हैं। हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अवर क्लास। कैसे सारे प्यारे बच्चे। तो आज अपन करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का माइंड मैप सीरीज देखने वाले हैं, सेशन देखने वाले। ठीक है, अब इस सेशन में क्या क्या चीजें हैं, वैसे तो पूरा ही का पूरा थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि ये माइंड मैप्स को मैंने इस तरीके से बनाया है कि ये आपके थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। इन माइंड मैप्स के थ्रू आप थर्मोडायनेमिक्स को बहुत ही जल्दी रिवाइज तो कर ही पाएंगे और उसके साथ साथ कंसेप्ट की बहुत अच्छी क्लैरिटी भी पाएंगे। एक चीज और दोस्त, जब से एक नया सिलेबस आया है एनएमसी का, तब से बच्चों में बहुत एक वाद विवाद है कि क्या चीज सिलेबस में है, क्या चीज नहीं है। तो वो भी मैंने हर एक माइंड मैप पे बताता जाता हूं कि क्या चीज हटाई गई है, क्या चीज नहीं हटाई गई है, क्या चीज एनसीईआरटी में। सेकंड थिंग इज, आपको सारे के सारे माइंड मैप्स में आप देखेंगे, जैसे बच्चा पार्टी यहां देखिए मैंने ईयर्स लिख रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कौन कौन से ईयर्स में आए हैं वो बता रखे हैं। तो मान लीजिए कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आप एक एम्बिगुअस है कि ये आएगा या नहीं आए, सिलेबस में हटा दिया या नहीं हटाया, तो ऑलरेडी अगर मान लो पिछले 30 ईयर्स में एक भी पीवाईक्यू नहीं पूछा गया तो क्या फर्क पड़ता है अभी हटा दिया गया या ना। तो उसकी टेंशन ना लीजिए, मैं आपको कंप्लीटली इस माइंड मैप के द्वारा हर एक चैप्टर में प्रिसाइजली बता दूंगा कि यार देखो ये पार्ट हटा दिया है और गारंटी के साथ हटा दिया गया है, ये नहीं पूछा जाएगा, और जो जो चीज पूछी जाएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो शुरू करते हैं बच्चा पार्टी अपने माइंड मैप। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में बच्चा पार्टी 3 लॉज हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ आता है, फिर थर्ड आता है जीरोथ लॉ। अब जीरोथ लॉ क्यों रखा गया, इस पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। कहानी सिर्फ इतनी सी है दोस्त कि फंडामेंटली अगर देखें तो ये फर्स्ट लॉ से भी पहले आना चाहिए था, लेकिन जब ये लॉ फॉर्मुलेट किया गया तब तक फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बन चुके थे। तो थर्ड लॉ देते वक्त इसको नाम से अच्छा नहीं लग रहा था, तो यार फर्स्ट और सेकंड दे रखे नाम, पहले अब क्या करें, तो जीरोथ लॉ डाल दिया। सिर्फ जीरोथ लॉ नाम के पीछे लॉजिक ये है कि जब सेकंड लॉ बता दिया गया था उसके बाद जीरोथ लॉ फॉर्मुलेट किया गया। अब जीरोथ लॉ क्या कहता है बच्चा पार्टी, सिंपली सी ये बात ये कहता है कि अगर ए और बी, ये ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे ही, इस बात की 100% वाली गारंटी है। क्या कहा जीरोथ ने लॉ में हमें पता चला कि ए और बी, अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब अगर ए और बी का टेम्परेचर सेम है और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इस बात की गारंटी है कि सी और ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। बहुत फंडामेंटल, बहुत बेसिक सी बात है, कुछ बहुत भयंकर वाली बात है नहीं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट लॉ पे, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर बच्चा पार्टी में बात करूं तो समझना बच्चा पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का। अगर आप देखेंगे पूरी थर्मोडायनेमिक्स में 90% सवाल जो होंगे वो फर्स्ट लॉ से होंगे। अब देखो मैंने सिर्फ इतने ईयर पूछा है, इसका मतलब ही नहीं कि इतनी बार है। आप समझिएगा थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी क्वेश्चन है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फर्स्ट लॉ लग ही रहा होगा। ये तो वो क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्टली लग रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में लगता है। तो बहुत फंडामेंटल लॉ है, इसको समझने की बहुत अच्छे से जरूरत है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या होता है, हीट गिवन, हीट जो दे रहे हैं उसे डेल्टा क्यू से लिखते हैं। डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डब्ल्यू है वर्क। डब्ल्यू क्या होता है, वर्क। डेल्टा क्यू हीट गिवन होता है, डेल्टा यू चेंज इंटरनल एनर्जी होता है और डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन होता है। अब समझना बच्चा पार्टी, फर्स्ट लॉ को समझने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल समझाना चाहता हूं। देखो थर्मोडायनेमिक्स में जब अपन बात करते हैं तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो वो कैसे होगा, कितनी एनर्जी या कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, इसकी बात करते हैं। तो इसको एनालॉजिकली समझने के लिए आप समझ लीजिए
कि ये फर्स्ट लॉ की जो बातें हो रही हैं आपकी गाड़ी के लिए हो रही है। जैसे आप एक्टिवा चला रहे हैं या कोई भी कार चला रहे हैं, तो फ्यूल जो पेट्रोल देते हो, पेट्रोल इज लाइक अ हीट, ठीक है। गाड़ी का काम क्या है, आप पेट्रोल देंगे, पेट्रोल जलेगा, हीट प्रोड्यूस होगी और गाड़ी भागेगी, ठीक है। गाड़ी काम करके देगी। तो कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो आप सपोज कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे सीधा सीधा अपनी गाड़ी के इंजन पे, ठीक है। इंजन का काम क्या है, काम करना, गाड़ी दौड़ना, गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाना, तुम्हारा काम आसान करना। वो तुम्हारी जगह खुद काम करके तुम्हें कंफर्ट देती है कोई भी गाड़ी। तो उसमें इनपुट क्या देते हो, हीट। हीट कैसे इनपुट देते हो, इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल या डीजल, जो भी डला रहे हो। तो पेट्रोल और डीजल डालते हो, वो बर्न होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, उसके अगेंस्ट में वो कुछ काम करती है। लेकिन आप ये समझिएगा बच्चा पार्टी, जब भी आपने गाड़ी में कुछ तेल दिया, ऑयल दिया, डाला, हीट प्रोड्यूस हुई, उसने कुछ काम किया, लेकिन क्या हमेशा जो भी हीट दी वो पूरी की पूरी वर्क में कभी कन्वर्ट होती है क्या, नहीं होती है। कुछ एनर्जी जो होती है वो लॉस होती है, या फिर वो कुछ एनर्जी जो है वो उसके इंजन का भाई इंजन पहले जब नॉर्मल पड़ा है, बंद पड़ा है, तो ठंडा रहता है, लेकिन जब आप उसे क्या कहते हैं, उसमें तेल डाल के स्टार्ट करते हैं, गाड़ी थोड़ी देर चलाते हैं, तो देखते हैं इंजन गर्म हो जाता है, गाड़ी का इंजन या बोनेट जहां आता है वो हीट अप हो जाता है। मतलब जो भी हीट दी उसका कुछ पार्ट तो उसके खुद के बॉडी के खुद के टेम्परेचर को बढ़ाने के काम जाएगा, और कुछ पार्ट यूजफुल वर्क हमें जो करना था, कुछ पार्ट वर्क में जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेक्निकली हीट गिवन, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के कोरिलेशन को बताता है। इसको आसान करने के लिए समझ, एनालॉजी बता रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं होता है, एनालॉजिकली मैं बता सकता हूं, अपनी गाड़ी से आप कंपेयर कर सकते हैं। गाड़ी में इनपुट पे क्या देते हैं, हीट देते हैं, किसके माध्यम से, पेट्रोल या डीजल, बर्न होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है तो कुछ पार्ट तो इंजन का टेम्परेचर बढ़ाता है, दैट इज इंटरनल एनर्जी, और कुछ पार्ट से वर्क होता है। आई होप यहां तक कंसेप्चुअली क्लियर हो चुके होंगे। अब देखो बच्चा पार्टी, पूरे चैप्टर में एक ही लॉ है जिसपे सवाल बनते हैं टेक्निकली। सेकंड लॉ तो थ्योरेटिकल है, मतलब वैसे तो उसमें भी फॉर्मुलेज है, बट अपने फिजिक्स में वो भी तुम्हारे सिलेबस में कोई फॉर्मूला उस पर नहीं है। तो फर्स्ट लॉ पे अगर बच्चा पार्टी बात करे तो टेक्निकली यही एक फॉर्मूला है। तो टेक्निकली जो भी सवाल आ रहे होंगे इस फॉर्मूले से बेसिस पे आ रहे होंगे। तो अगर मैं इन तीनों टर्म को, डेल्टा क्यू को अलग से बहुत अच्छे से समझा दूं, कैलकुलेट करना निकालना, डेल्टा यू को अलग से तुम्हें कैलकुलेट करना या निकालना समझा दूं, और डब्ल्यू वर्क डन को अलग से निकालना सिखा दूं, तो चौथा तो कोई टर्म ही नहीं है, सारे सवाल तुमसे हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चा पार्टी, एक एक टर्म को पकड़ के देखना। सारे टर्म्स की वैल्यूज कैलकुलेट करने से पहले, इन सारे टर्म्स की वैल्यूज कैलकुलेट करने से पहले मैं क्या करता हूं बच्चा पार्टी, पहले इनके साइन बता देता हूं कि डेल्टा क्यू का साइन कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, डेल्टा यू का साइन कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, वर्क डन का साइन कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे। वो चीज मैंने इस टॉपिक में कवर करी है, साइन कन्वेंशन। यहां पे कोई ईयर नहीं मेंशन्ड है, लेकिन तुम्हें मेरी बातों से समझ में आ रहा है कि साइन कन्वेंशन कोई अलग से टॉपिक नहीं है। अगर फर्स्ट लॉ सिलेबस में है तो किसी भी चीज की साइन, डेल्टा क्यू कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, डेल्टा यू कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, वर्क डन कब, ये तो रखना ही पड़ेगा। तो अंडरस्टूड है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मत सोचना सर ने कोई ईयर नहीं लिखा तो ये तो छोड़ देते, आएगा ही नहीं। अबे ये नहीं करोगे तो कद्दू से वो कभी होगा ही नहीं। तो मैं बात कर लेता हूं साइन कन्वेंशन। देखो फर्स्ट लॉ में तीन टर्म है, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डब्ल्यू, तीनों के मैं साइन बता देता हूं। डेल्टा क्यू की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे कब, जब हीट इज गिवन टू द सिस्टम। जब सिस्टम को हीट देंगे तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा, और जब सिस्टम से हीट निकालेंगे, हीट इज टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, उस केस में आप वर्क डन नेगेटिव लेंगे। जब हीट टेकन आउट ऑफ, सिंपल सी बात है, गाड़ी है, गाड़ी को तेल, कन्वेंशनली टेक्निकली हम क्या करते हैं, गाड़ी में तेल डालते हैं, तो गाड़ी में तेल डालना एक पॉजिटिव प्रोसेस है। ऑब्वियस सी बात, उससे काम लेना है तो उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर गाड़ी में से तुमने तेल निकाल लिया तो ये उल्टा काम कर रहे हो ना। तो वही हीट के साथ है, हीट पॉजिटिव कब होगी, जब आप सिस्टम को हीट दोगे तो वो पॉजिटिव मानी जाती है, सिस्टम में से हीट बाहर निकालोगे तो वो नेगेटिव मानी जाती है। तो हीट के लिए साइन कन्वेंशन क्लियर है। वर्क डन की बात करते हैं।
वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव माना जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव माना जाता है। यहां पे एक चीज और मेंशन करूंगा, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में उल्टा होता है, तो मिक्स मत करना, ठीक है। वहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव माना जाता है, बाय द सिस्टम नेगेटिव माना जाता है। और डेल्टा क्यू के लिए भी उल्टा है, हीट गिवन को नेगेटिव मानते हैं, टेकन को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री और फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स उसमें इतना ही अंतर है डेल्टा क्यू और डब्ल्यू के साइन में। वो उल्टे कर दोगे तो पूरी केमिस्ट्री के फॉर्मूले यहां पे वैलिड है। तो वर्क डन में फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूं, पॉजिटिव कब मानोगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, और नेगेटिव कब मानोगे, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ेगा। इसको भी समझने के लिए कभी कंफ्यूजन हो जाए, ध्यान करना, तुम एक्टिवा लेके जा रहे हो, एक्टिवा तुम्हारा फर्स्ट लॉ पूरा समझा देगा। पेट्रोल डाल रहे हो मतलब पॉजिटिव काम कर रहे हो, यही करते हैं तरीके से। और अगर कभी पेट्रोल उससे निकाला तो एक्टिवा के लिए कुछ नेगेटिव है, तो डालना फ्यूल, हीट देना पॉजिटिव है, हीट निकालना नेगेटिव है। सिमिलरली एक्टिवा का काम क्या है, तुम्हें वर्क करके देना, तुम उस पर बैठे हो, वो तुम्हें लेके जा रही है, तो उसे ही तो पॉजिटिव काम माना जाएगा, एक्टिवा सही काम कर रही है तुम्हारी। तो पॉजिटिव मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम अगर काम कर रहा है तो उसे पॉजिटिव लिया जाता है। वही मान लो कभी एक्टिवा खराब हो गई और तुम एक्टिवा को खींच रहे हो, तुम एक्टिवा पे अब काम कर रहे हो, एक्टिवा काम नहीं कर रही है, तुम एक्टिवा पे काम कर रहे हो, तो वही वर्क डन ऑन द सिस्टम, अब तुम्हें काम करना पड़ रहा है सिस्टम में, उस केस में वैसे वर्क को आप नेगेटिव मानोगे। तो वर्क डन सिस्टम जब करता है तो पॉजिटिव मानते हैं, और जब सिस्टम पे किया जाता है तो उसे नेगेटिव मानते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब सिस्टम पे किया जा रहा है और कब सिस्टम कर रहा है? तो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं समझना, तो जब भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा मतलब वर्क डन पॉजिटिव, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा वर्क डन पॉजिटिव, जब भी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा वर्क डन नेगेटिव, ठीक है। डायरेक्टली सिर्फ वॉल्यूम को देख के भी आप कमेंट कर सकते हो, अगर किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका वर्क डन पॉजिटिव माना जाता है, और कभी भी वर्क डन वॉल्यूम घट रहा है मतलब सिस्टम कंप्रेस हो रहा है, तो जब भी वॉल्यूम घटता है तो अपन वर्क डन नेगेटिव मानते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है वर्क डन पॉजिटिव मानते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड टर्म इस लॉ के, डेल्टा यू। डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये पॉजिटिव लेते हो जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, और जब टेम्परेचर घट रहा होता है तो नेगेटिव होता है। किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव माना जाता है, टेम्परेचर गिरता है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव। आई होप साइन कन्वेंशन को लेके सभी लोग क्लियर होंगे। अब मैं थर्ड बात करने वाला हूं इंटरनल एनर्जी की, ठीक है। तो समझना, इट इज अ स्टेट फंक्शन, मतलब पॉइंट ए की इंटरनल एनर्जी अलग है, बी की अलग है और फिक्स है। ए और बी की इंटरनल एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। तो कौन से स्टेट कौन सी जगह पे हो उसका फंक्शन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है यहां पे, इसको अंडरलाइन भी कर लो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस ऑब्लिक पाथ। कौन सा प्रोसेस है या कौन सा पाथ से आप जा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। चेंज इन इंटरनल, मान लो आप ए से बी गए, आप घूम के इस वाले रास्ते से गए, पहले कर्व पाथ से, आप डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन वाले पाथ से गए, या ये बिल्कुल ही झुमरी तलैया होके जो अलबेला सा पाथ है, उल जुलूल सा पाथ, इस पाथ से जाओ, किसी भी पाथ से जाओ, अगर आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जो आएगा सेम आएगा। इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस 1 में भी वही आएगी जो 2 में आएगी, जो 3 में आएगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ या प्रोसेस होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो किसी भी रास्ते से चाहे इंटरनल एनर्जी का चेंज हर वक्त हर बार बराबर आएगा। अब सर इंटरनल, इस फॉर्मूले में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 इंटू एन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब एन आर डेल्टा टी को P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल लिख सकते हैं। तो डेल्टा यू की टेम्परेचर के टर्म में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला F/2 इंटू एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और अगर बच्चा पार्टी प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में फॉर्मूला लिखे इंटरनल एनर्जी का, तो F/2 इंटू P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल होता है। F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ये अपन लास्ट केटेजी में बता चुके हैं। मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 3 होती है।
डायटोमिक गैस दे रखी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 5 पुट कर दोगे। स्मॉल एन यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, जो भी क्वेश्चन में दे रखे होंगे पुट कर दोगे। अब समझना, ये जो फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी का, ये दुनिया के सभी प्रोसेस के लिए सेम। दुनिया का कोई सा भी प्रोसेस हो, इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर F/2 NR डेल्टा टी होता है, और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम F/2 इंटू P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। कोई सा भी प्रोसेस हो, इंटरनल एनर्जी का यही फॉर्मूला है। सिर्फ F डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तुम्हें पता है, दो ही गैस होंगी, या तो डाया दे रखी होगी या मोनो एटॉमिक दे रखी होगी तो F की वैल्यू 3 पुट कर देना, डाया एटॉमिक दे रखी होगी तो F की वैल्यू 5 पुट कर देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मतलब दुनिया का कोई सा भी प्रोसेस हो, तुम्हें इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यही दो लगाने हैं। उसमें भी देखोगे तो पहला जो जनरली टेम्परेचर के टर्म में ही बात की जा रही होती है, तो F/2 इंटू NR T फाइनल माइनस T इनिशियल, दुनिया के किसी भी प्रोसेस में। क्लियर है? तो इंटरनल एनर्जी खत्म। इतनी बात पता है, इसके अलावा एक छोटी सी भी बात पता होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, एक ही लॉ था फंडामेंटली, फर्स्ट लॉ तुम्हारे सिलेबस में मेजरली, उसमें एक टर्म डेल्टा यू खत्म हो गया। क्या क्या पढ़ा? स्टेट फंक्शन होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड प्रोसेस होता है, किसी भी पाथ से जाओ, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो चेंज इंटरनल एनर्जी सेम आएगा। फॉर्मूला क्या होता है? F/2 इंटू NR डेल्टा टी, या फिर F/2 इंटू P2V2 माइनस P1V1। खत्म हो गया। कोई सा भी प्रोसेस हो, फॉर्मूला यही लगना है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। तो F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए 3 याद रखना है, डायटोमिक के लिए 5 याद रखना है। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन में दिया ही होगा। तो इंटरनल एनर्जी तो खल्लास हो गई इस टर्म में। अब ये दो टर्म और बचे, डेल्टा क्यू और वर्क। अब समझो, डेल्टा क्यू का कोई फॉर्मूला नहीं होता, डेल्टा क्यू निकालने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता, और कोई मेथड भी नहीं होता। डेल्टा क्यू निकालने के लिए आपको पहले डेल्टा यू निकालना पड़ेगा, फिर वर्क डन निकालना पड़ेगा, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लगाना पड़ेगा, तभी आप डेल्टा क्यू फाइंड कर पाएंगे। तो आपको यह बात भी समझ में आ गई कि डेल्टा यू निकालना सीख चुके हैं, इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं। अगर मैं वर्क डन निकालना सीख जाऊं, अगर मैं वर्क डन निकालना सीख जाऊं, तो हमेशा डेल्टा यू तो सिंपल पता ही चल चुका है, वर्क डन निकालना सीख जाऊं तो दोनों को सम कर देंगे, आराम से डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्लियर है? डेल्टा यू खत्म कर चुके हैं, बस वर्क डन सीख लेंगे निकालना। तो जब भी डेल्टा क्यू अगर पूछेगा तो हम बस चेंज डेल्टा यू में वर्क डन ऐड करेंगे, डेल्टा क्यू अपना आ जाएगा। सिंपल है। तो अब मैं बात करता हूं पूरी की पूरी वर्क निकालने पे, और यही है मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का जो मेजर पार्ट है वो वर्क डन की कैलकुलेशन ही है। तो चलो अब देखो बच्चा पार्टी, वर्क डन भी मैं तुम्हारा बहुत सिंपली खत्म करने वाला। वर्क की मैं बात करूं तो 3 तरीके से वर्क पूछ सकता है। पहला ग्राफ के माध्यम से, दूसरा साइक्लिक प्रोसेसेस के लिए पूछ सकता है, और तीसरा प्रोसेस के नाम देके तुमसे वर्क डन की वैल्यू पूछ सकता है। 3 तरीके से वर्क पूछा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है जिससे तुमसे वो वर्क पूछ ले। ठीक है, तीनों तरीकों पे मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। तो वर्क डन क्या होता है? फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रल पी डीवी, इंटीग्रल पी डीवी, इंटीग्रल पी डीवी करेंगे तो आ जाएगा वर्क डन। इंटीग्रल पी डीवी का मतलब होता है एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व। तो मान लो प्रेशर अगर वाई एक्सिस पे है, वॉल्यूम अगर एक्स एक्सिस पे है, तो वर्क डन क्या आएगा? जो ये शेडेड एरिया दिख रहा है, प्रेशर, ये जो कर्व दे रखा है, और जो वॉल्यूम एक्सिस है, ध्यान रखना हमेशा जो भी जब भी तुम वर्क निकालोगे तो वो जो एरिया इनक्लोज हो रहा होगा वो किसके साथ हो रहा होगा? वॉल्यूम वाली एक्सिस के साथ हो रहा होगा। तो जनरली 80% क्वेश्चन में वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे होता है और प्रेशर वाई एक्सिस पे होता है। तो ये शेडेड एरिया आपको वर्क दे देगा। ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ये एरिया जो होगा ये एरिया क्या दे देगा? वर्क दे देगा। क्लियर है दोस्त? ये एरिया क्या दे देगा? वर्क दे देगा। लेकिन कई बार चालाकी कर देता है एग्जामिनर, ध्यान रखना दोस्त, प्रेशर और वॉल्यूम यहां दे दिया, कई बार चालाकी करेगा, वॉल्यूम वाई एक्सिस, देखो प्रेशर था ना वाई एक्सिस पे, पीवी कर्व की जगह वॉल्यूम प्रेशर कर्व दे देगा, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे, प्रेशर एक्सिस।
इस केस में ध्यान रखना मेरी बात, जब भी वर्क निकालेंगे एरिया इनक्लोज वॉल्यूम वाली एक्सिस के साथ होना चाहिए। अब देखो वॉल्यूम वाली एक्सिस ही हो गई, तो तुम क्या करोगे जब वर्क डन निकालोगे तो यहां ऐसे ड्रॉप करोगे। ये वाला जो शेडेड एरिया है अब ये क्या दे देगा, वर्क दे देगा। ये एरिया क्या दे देगा, आपका वर्क दे देगा। तो बस तुमसे गलती कराने के लिए, चालाकी दिखाने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, वॉल्यूम वाली एक्सिस बदल देगा। जनरली बच्चों की आदत रहती है कि एरिया अंडर द कर्व से वो नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया समझते हैं। तुम ध्यान रखना, हमें कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के साथ इनक्लोज एरिया लेना है। तो इस केस में वॉल्यूम एक्सिस ये है तो एरिया ये वाला आ जाएगा शेडेड एरिया। वॉल्यूम अगर वाई एक्सिस पे दे दी तो वाई एक्सिस कर्व से वॉल्यूम वाली एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और जो शेडेड एरिया आ जाएगा वो वर्क आ जाएगा। क्लियर है? एरिया निकाल लिया, वर्क पता चल गया। अब वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव कैसे देखोगे, सिंपली चेक करोगे जो भी प्रोसेस दे रखा है, जो भी एरो का निशान दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे अगर मैं इस प्रोसेस का वर्क डन नहीं पूछूं तुमसे, तो देखो बच्चा पार्टी, ये वी इनिशियल है, ये वी फाइनल है, यहां से तुम यहां गए, तो देखो बच्चा पार्टी वॉल्यूम एक्सिस पे आगे जा रहे हो, तो इस केस में तुम्हें क्या वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। जब भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वर्क डन क्या बोल दोगे, पॉजिटिव बोल। अच्छा तुम अब अपने मन से बताओ कि इस केस में वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तुम लोग के लिए ये क्वेश्चन है, होमवर्क के कमेंट सेक्शन में कमेंट, ठीक है? कर दो कमेंट सेक्शन में कमेंट, फिर मैं बताता हूं। लिख दिया कमेंट, अब डिलीट मत करना, अब मैं बताने वाला हूं। तो देखो बच्चा पार्टी, प्रोसेस स्टार्ट यहां से हो रहा है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, एरो की डायरेक्शन से पता चल रहा है। इनिशियली वॉल्यूम देखो ज्यादा है, यहां पे वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम ये रहा, इनिशियल वॉल्यूम ये रहा। तो देखो V इनिशियल ज्यादा है, V फाइनल कम है, वॉल्यूम एक्सिस पे तुम नीचे आए, मतलब इस केस में तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है। और जब भी वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो आपका वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, समझ में आया? तो इस केस में वर्क डन नेगेटिव आया और इस केस में वर्क डन पॉजिटिव आया। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये तुम बस इस तरीके से चेक करोगे। मतलब वर्क डन का साइन हमेशा वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है उससे करोगे, और जो शेडेड एरिया होगा वो वर्क डन दे देगा। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं किसी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, एरिया इनक्लोज्ड होता है। एरिया इनक्लोज्ड होता है या शेडेड एरिया। तो जैसे मान लो ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, तो जो भी साइक्लिक प्रोसेस है उसके सिर्फ अंदर का एरिया, एक्सिस के साथ वाला एरिया नहीं लेते हैं। क्लोज प्रोसेस बन रहा है, उस क्लोज्ड प्रोसेस, जब कोई लाइन क्लोज हो रही है तो उसके अंदर जो भी एरिया आ रहा है वो आपका एरिया अंडर द, वो वाला एरिया आपका वर्क दे देता है। अब साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन का साइन कैसे देखोगे, कब वर्क डन पॉजिटिव है कब नेगेटिव। भाई देखो शेडेड एरिया तो कोई भी निकाल लेगा, अगर स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल दे रखा होता है रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते, सर्कल दे रखा होता है सर्कल का एरिया निकाल दोगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिक्कत आती है साइन में कि वो पॉजिटिव ले या नेगेटिव। तो सिंपली मेरा की पॉइंट ध्यान रखना, अगर प्रेशर वॉल्यूम कर्व दे रखा है तो क्लॉकवाइज, CW मतलब क्लॉकवाइज, और जो आपका कर्व दे रखा है, जो प्रोसेस दे रखा है वो अगर क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव लेंगे। और वहीं अगर वो कर्व एंटी क्लॉकवाइज, जैसे यहां देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, अगर उस कर्व का प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा वर्क डन नेगेटिव लोगे, और क्लॉकवाइज प्रोसेस में वर्क डन का साइन पॉजिटिव लोगे। किसके लिए, पीवी कर्व के लिए। कई बार एग्जामिनर चतुराई, देखो ये सबको याद होता है, पीवी कर्व में क्लॉकवाइज सेंस का पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। बच्चे ये ध्यान रखते, वॉल्यूम प्रेशर तुम लोग ध्यान नहीं रखते हो, और एग्जामिनर यहां चतुराई दिखा सकता है, उसकी चतुराई उसकी उल्टे दे देना उसको। ठीक है, तो तुम देखना वॉल्यूम प्रेशर जब भी कर्व दे रखा हो तो उल्टा हो जाता है, तब क्लॉकवाइज में वर्क डन नेगेटिव मिलता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव मिलता है। तो जो चतुराई वो यहां पे दिखा सकता है शेडेड एरिया निकालने में, वही आपको एक साइक्लिक या क्लोज प्रोसेस के एरिया में। तो क्लोज प्रोसेस में एरिया तो सिंपली क्या हो जाता है, शेडेड एरिया, एरिया इनक्लोज्ड जो होता है। प्रेशर वॉल्यूम कर्व होगा तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, और वहीं अगर वॉल्यूम प्रेशर हुआ तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लोगे और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लोगे। क्लियर है? मैग्नीट्यूड और साइन दोनों बता दिए, कंफर्टेबल है। अब मैं बात करता हूं जितने भी प्रोसेस हैं उन सब में वर्क डन कैसे निकालोगे। तो कौन कौन से
प्रोसेस पढ़ते हो, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक कोई भी रैंडम प्रोसेस को पॉलीट्रॉपिक कह सकते हो, इनसे ज्यादा तो प्रोसेस होते नहीं है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस किसे कहते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो वॉल्यूम कांस्टेंट वाले प्रोसेस को आइसोकोरिक कहते हैं। अब पी डीवी लिखते हैं, डीवी ही जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो मिलेगा। फिर आता है आइसोबेरिक। आइसोबेरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट होना। इस केस में देखो, जब भी अपन वर्क डन की या किसी भी फॉर्मूले की बात करेंगे तो वो दो तरीके से फॉर्मूले आते हैं, एक टेम्परेचर के टर्म में और एक प्रेशर वॉल्यूम, क्योंकि ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो जहां पे भी एनआरटी आएगा वहां पे पीवी लिख सकते हो। तो उसी लॉजिक से देखो, एनआर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनआर टी फाइनल क्या हो जाएगा? पी फाइनल वी फाइनल। एनआर इंटू टी इनिशियल क्या हो जाएगा? पी इनिशियल वी इनिशियल, आइडियल गैस लॉ लगा के। तो वही आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, वर्क डन का फॉर्मूला एनआर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और प्रेशर के टर्म में वर्क डन का फॉर्मूला पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल हो जाता है। अब आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फॉर्मूला आता है एनआरटी एलएन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, वर्क डन एनआरटी एलएन पी फाइनल एलएन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। तो लॉग की वैल्यू यहां पे सॉल्व करनी होती है। घबराओ मत, पिछले 30 साल में एक भी सवाल ऐसा नहीं आया जिसमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ा हो। क्या आइसोथर्मल पे सवाल नहीं आते? भर भर के आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं आते, एनालिटिकल थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, ग्राफ वाले सवाल आते हैं। केटीजी में याद करो, मैंने आइसोथर्मल का ग्राफ बताए थे, अभी मैं वापस से बताऊंगा। तो ग्राफ पे भी सवाल आएंगे, एनालिटिकल सवाल आएंगे, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के कंपैरिजन वाले सवाल आएंगे, लेकिन आने को आ सकता है, लेकिन अभी पिछले 30 सालों में तो नहीं आया है। तो घबराओ मत सर, एलएन की वैल्यू कैसे रखेंगे, और आ गया तो जो भी लॉग डेवलप हो रहा होगा उस एलएन की या लॉग की वैल्यू आपको एग्जाम में क्वेश्चन के नीचे दे रखी होगी, घबराना मत। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? P इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम की पावर गामा। गामा क्या होता है? एडियाबैटिक कांस्टेंट कहते हैं, एडियाबैटिक कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा की वैल्यू क्या होती है? सीपी अपॉन सीवी, लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था। तो गामा होता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस की पहचान क्या होती है? उसकी पहचान होती है ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम क्या होता हो? जीरो। ध्यान रखना, कोई भी जो सडन प्रोसेस होते हैं, कोई भी जो सडन प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? एडियाबैटिक इन नेचर होते हैं। जितने भी सडन प्रोसेस होते हैं वो एडियाबैटिक इन नेचर होते हैं। अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, हालांकि रिलेवेंट है भी और नहीं भी है। तुम लोग थोड़ी रिसर्च करके कमेंट सेक्शन में मुझे एक्सप्लेन करके बताना ऐसा क्यों होता है। डीओ आप लोग ने लगाया होगा, डीओ में कंप्रेस्ड गैस भरी होती है हाई प्रेशर पे। मैं वो परफ्यूम्स की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें सिर्फ लिक्विड, जिसमें गैस, गैस वाला डीओ बता रहा हूं। ठीक है, जब आप उसे अपनी बॉडी पे स्प्रे करते हो, ठीक है, तो आपको हमेशा जो डीओ देखो, भले ही तुमने रूम टेम्परेचर पे रख रखा है डीओ की बोतल, लेकिन जब वो स्प्रे करके तुम्हारी बॉडी पे आता है तो तुम्हें ठंडा ठंडा लगता है। ठीक है, तो उसमें उसका एक रीजन होता, थर्मोडायनेमिक रीजन भी है, और दूसरा आप कह सकते हो स्किन की पोरोसिटी के हिसाब से भी कह सकते हो, लेकिन एक मेजर रीजन उसका थर्मोडायनेमिक रीजन है। वो आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली में जो वो गैस निकल रही होती है वो ठंडी होती है, रूम टेम्परेचर से कोल्ड हो जाती है निकलने के प्रोसेस में। उस प्रोसेस के क्या लॉजिक होता है वो आप मेरे को बताओगे, लेकिन आप ध्यान रखना, अभी जो मैं बता रहा हूं ये आपका होमवर्क है। अब वापस से आते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे प्रोसेस जिसमें डेल्टा क्यू, हीट गिवन टू द सिस्टम, जीरो हो, ना सिस्टम को हीट दे रहे हैं ना इस सिस्टम से हीट ले रहे हैं। तो कोई ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग से फुल्ली इंसुलेटेड है उसे एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा, और वर्क डन का फॉर्मूला प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। अब देखो, गामा की वैल्यू कैसे पता करेंगे? भाई दो ही गैस होती है, मोनो एटॉमिक या डायटॉमिक ही दे रखेंगे, होती ट्राई एटॉमिक भी है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में जो भी सवाल आएंगे वो मोनो और डाया के टर्म में आएंगे। मोनो के लिए 5/3 हो जाता है और डायटॉमिक के लिए 7/5 हो जाता है। वैल्यूज पुट करोगे, मोनोटॉमिक दे रखी तो 5/3 पुट कर देना, डायटॉमिक दे रखी तो 7/5 पुट कर देना, खत्म हो गया। भूल जाओ गामा की वैल्यू 5/3 7/5, तो उसे भी निकालने का तरीका होता है, आगे चल के बताऊंगा।
यहां तक क्लियर है एडियाबैटिक का वर्क डन। और वही पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें पीवी की पावर गामा की जगह अगर एक्स, मतलब जैसे पीवी की पावर गामा, गामा एक एडियाबैटिक कोफिशिएंट था सीपी बाई सीवी, अगर मान लो गामा की जगह कोई रैंडम नंबर एक्स आ गया तो पीवी की पावर एक्स अगर होगा कांस्टेंट होगा, तो ऐसे किसी भी प्रोसेस को पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। किसी भी रैंडम, अब पॉलीट्रॉपिक है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा कि ये कांस्टेंट है, ये जीरो है, वो है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कैसा भी हो सकता है। तो उसके लिए वर्क डन का देखो, अगर प्रोसेस की शक्ल फॉर्मूला देखो, पीवी की पावर गामा था, यहाँ पीवी की पावर एक्स है, तो वर्क डन की भी तो शक्ल सेम होगी। वहां बस 1 माइनस गामा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये मैंने शायद गलत लिख दिया है, सही कर लें, 1 माइनस एक्स बस। NRT फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन 1 माइनस एक्स और P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस पॉलीट्रॉपिक का वर्क डन। आई होप यहां तक क्लियर होंगे। तो अब मैं वापस से आता हूं फर्स्ट लॉ वाले पेज पे और देखेंगे आप सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। भाई एक ही फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू में तो सोचना ही नहीं, एक ही फॉर्मूला F/2 इंटू NR डेल्टा टी। ठीक है, खत्म हो गया डेल्टा यू। वर्क डन, वर्क डन जरूर एक ऐसी चीज है जो प्रोसेस डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट है। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग आती है, अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग आएगा। तो वर्क डन कैलकुलेशन के लिए बच्चा पार्टी मैंने तुम्हें बता ही दिया कि अगर ग्राफ दे रखा होगा तो सिंपली शेडेड एरिया हो जाता है वॉल्यूम एक्सिस के साथ। वॉल्यूम अगर एक्सिस नीचे होगी तो ये वाला शेडेड एरिया, वॉल्यूम एक्सिस अगर वाई पे चली गई तो ये वाला शेडेड एरिया। साइक्लिक प्रोसेस होगा तो एरिया इनक्लोज्ड हो जाता है। अगर पीवी कर्व होता है तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। वॉल्यूम प्रेशर कर्व में क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाता है। खत्म हो गया। अब अगर ग्राफ ना दे रखा, फॉर्मूला दे रखा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, फाइनल वैल्यू। यहाँ पे साइन के बारे में सोचना ही नहीं है, क्यों? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे अपने आप विद साइन आंसर आएगा। पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव। जितने भी पॉसिबल प्रोसेस है सभी के मैंने वर्क डन के फॉर्मूले याद लिख दिए। बस आपको ये एक देखो, पहला तो जीरो ही है। एडियाबैटिक पॉलीट्रॉपिक शक्लें एक ही जैसी हैं। आइसोबेरिक कितना सिंपल, पी फाइनल माइनस पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। कुल मिला के एक आइसोथर्मल का प्रोसेस का फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, जो कभी आज तक आया नहीं। तो बहुत सिंपल था, लेकिन हाँ तुम याद कर लो ये जितने भी प्रोसेस है उनके वर्क डन। इंटरनल एनर्जी का तो एक ही फॉर्मूला है जो मैंने बता दिया, N इंटू F/2 R डेल्टा टी, या F/2 इंटू पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। तो डेल्टा यू खत्म हो गया निकालना। वर्क डन के सारे फॉर्मुलेस देख ही लिए, दोनों को ऐड कर दोगे डेल्टा क्यू आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी के साथ खत्म। बोलो जय हिंद। समझ में आया? बिल्कुल धमाकेदार लेवल का। ईमानदारी से बताना दोस्त कि हाँ आपको मेरी मेहनत लग रही है। इन जो आपके माइंड मैप्स दिख रहे हैं इनको बनाने में 2-2 दिन के समय जाते हैं, बट अगर आपको ये बहुत बेनिफिट लग रहा है और ऐसा लग रहा है सर इन माइंड मैप्स की हेल्प से हम जब एंड में रिवीजन करेंगे तो आपने इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीजें लिख दी और कुछ भी मिसिंग नहीं है। आप देखेंगे पिछले 35 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, आपसे सारी चीजें होंगी। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अगले माइंड मैप्स में और अच्छी मेहनत करी जाएगी और अच्छे तरीके से आपको चीजें दी जाएंगी। तो वर्क की बात हो गई, इंटरनल एनर्जी की बात हो गई। वर्क और इंटरनल एनर्जी निकालना आता है तो डेल्टा क्यू निकालने का कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू करेंगे वर्क आ जाएगा। अब मैंने जो सारी बातें बताई ये अलग अलग प्रोसेस के लिए समराइज कर दे रहा। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, जो नया सिलेबस आया है एनएमसी का लेटेस्ट, उसमें उन्होंने लिख दिया कि आइसोकोरिक और आइसोबेरिक प्रोसेस सिलेबस में नहीं है। लिख क्या दिया, मतलब उन्होंने प्रोसेस पे सिर्फ मेंशन क्या किया है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोकोरिक और आइसोबेरिक का नाम भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो, उनकी बातों पे मत जाओ। ठीक है, मैं लॉजिक भी बता दूंगा क्यों, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो कोई सा भी दुनिया का प्रोसेस हो एक ही फॉर्मूला है F/2 NR डेल्टा टी। तुम देखो डेल्टा यू की वैल्यू F/2 NR डेल्टा टी, आइसोकोरिक में भी, आइसोबैरिक में भी डेल्टा यू F/2 NR डेल्टा टी, आइसोथर्मल भी बात करी तब भी डेल्टा यू F/2 NR डेल्टा टी। ठीक है, एडियाबैटिक में बात करेंगे तब भी इंटरनल एनर्जी F/2 NR डेल्टा टी। एन कहाँ गया भैया, खा गए क्या हम, भूख लग रही थी हमको। F/2 N इंटू F/2, यहाँ N है, हाँ यहाँ N है, यहाँ N है। ठीक है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कोई सा भी प्रोसेस है एक ही है। देखो हर जगह मैंने सेम ही फॉर्मूला लिखा है इंटरनल एनर्जी का, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि कौन सा प्रोसेस है इंटरनल एनर्जी के लिए। तो
दुनिया का कोई सा भी प्रोसेस हो, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला फिक्स है, सेम है, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। तो मैं हर प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के दिखा दे रहा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन जीरो, डेल्टा यू ये है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख दो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू का फॉर्मूला पुट कर दिया, वर्क डन चूंकि जीरो था तो यहाँ पे प्लस जीरो लिखने का कोई लॉजिक नहीं था, तो डेल्टा क्यू भी एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। एक चीज और आती है निकालने को, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी केटीजी वाले में मैंने बताया अभी तक डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी होता है। तो ये डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आई इसे एन डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो एफ बाई टू आर आता है। तो सीवी की वैल्यू एफ बाई टू आर आती है। अगर मोनो एटॉमिक गैस होगी तो एफ की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो 3 बाई टू आर फॉर्मूला आ जाता है सीवी का। सीपी ठीक है, अगर वही डायटोमिक गैस होती है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा, तो एफ बाई टू आर होता है सीवी डायटोमिक गैसेस के लिए। वी क्यों लगाया है? बिकॉज ये आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपली हम सिर्फ स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, वी सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हीट कैपेसिटी एक आइसोकोरिक प्रोसेस की। सिमिलरली आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे तो एन आर डेल्टा टी हो जाएगा, या पी फाइनल, पी प्रेशर तो कांस्टेंट है, पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी लिख सकते हैं। इंटरनल एनर्जी तो दुनिया के हर प्रोसेस के लिए सेम है, वर्क डन लिख दिया, इंटरनल एनर्जी लिख दी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला आ जाएगा एफ बाई टू प्लस वन इंटू एन आर डेल्टा टी। सी क्या होता है किसी भी प्रोसेस के लिए? डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी होता है। पी क्यों लगाया? बिकॉज ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी एन डेल्टा टी से डिवाइड करते ही एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर। मोनोटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू 3 पुट करोगे तो मोनोटॉमिक का सीपी 5 बाई टू आर आता है। डायटोमिक के लिए एफ की वैल्यू 5 पुट करोगे, ये आ जाएगा 7 बाई टू आर। तो सीपी की वैल्यू मोनो के लिए 5 बाई टू आर आती है और डाया के लिए 7 बाई टू आर आती है। कहाँ से आती है? यहाँ से आती है। पी सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हीट कैपेसिटी एक आइसोबैरिक प्रोसेस की है। फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी ही रहेगा फंडामेंटली। अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की। ठीक है मतलब अलग से 1993 में एक ही बार सवाल आया है, लेकिन हाँ आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के कंपैरिजन वाले सवाल भर भर के आए हैं, बहुत बार बहुत सारे सालों में आए हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा पार्टी? ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसका टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहे उसे आइसोथर्मल कहते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला एन आर डेल्टा टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। प्रेशर के टर्म में पीछे लिख रखा है, देख लेना, जगह कम थी इसलिए नहीं लिखा। डेल्टा यू तो दुनिया का कोई प्रोसेस है, उसे मतलब ही नहीं है प्रोसेस से, एन इंटू एफ बाई टू आर डेल्टा टी ही रहता है। अब फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू पुट करोगे, डब्ल्यू की वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा क्यू आ जाता है। अब वही मैंने बताया, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन जो है वर्क डन वाला कभी आया नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर डेल्टा क्यू निकालने को आ जाए तो डेल्टा यू का ये फॉर्मूला पुट कर देना और डेल्टा यू का ये फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देना, डेल्टा क्यू आ जाता है। अब सीटी निकाल लेते हैं। टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोसेस आइसोथर्मल है। डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। चूंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी क्या हो जाएगा? डेल्टा टी जो है चेंज इन टेम्परेचर, ये टर्म क्या होगा बच्चा पार्टी? जीरो होगा। अगर डेल्टा टी जीरो, तो किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हो क्या आ जाती है? इनफाइनाइट। एक आइसोथर्मल प्रोसेस की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। अब आइसोथर्मल कर्व कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? एक हाइपरबोलिक कर्व होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो सबसे ऊपर वाला आइसोथर्म है, देखो इस पूरे कर्व पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस पूरे कर्व पे टेम्परेचर हर जगह कांस्टेंट है T2 है, इस पूरे कर्व पे हर जगह टेम्परेचर कांस्टेंट है T1। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, जो सबसे ऊपर वाला कर्व होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, बीच वाले का बीच में, और सबसे नीचे वाले कर्व का टेम्परेचर सबसे कम होगा। T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो इस कर्व को लेके सवाल पूछे जा सकते हैं, जो मैंने बता दिया, KTG वाले चैप्टर में भी बताया था। आइसोथर्मल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा लिया। अब मैं बात करता हूं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। मतलब कैसे? 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पी प्रेशर वॉल्यूम में पीवी की पावर गामा कांस्टेंट हो तो एडियाबैटिक कहेंगे। टेम्परेचर वॉल्यूम में देखोगे तो टी इंटू वॉल्यूम की पावर गामा -1 होगा, कांस्टेंट होगा, तो भी वो एडियाबैटिक होता है। और वही प्रेशर टेम्परेचर के टर्म में ये रिलेशन आता है, पी इंटू पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट।
अब गामा क्या होता है, गामा को डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म, यही मैं फॉर्मूला बता रहा था गामा का फॉर्मूला 1 + 2/f। मोनो के लिए f की वैल्यू 3 पुट करेंगे, डाई के लिए f की वैल्यू 5 पुट करेंगे। पुट करने के बाद गामा ऑफ मोनोटॉमिक 5/3 आता है, डायटोमिक का 7/5 आता है। ध्यान रखना मोनो का जो गामा होता है मोनोटॉमिक गैस का, वो हमेशा डायटोमिक के गैस से ज्यादा होता है। गामा फॉर मोनोटॉमिक गैस इज ग्रेटर देन गामा फॉर डायटोमिक गैस। क्लियर है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस की पहचान क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा क्यू 0 हो। वर्क डन का फॉर्मूला NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। डेल्टा क्यू ये होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू N इंटू F/2 R डेल्टा T। अब एक बहुत खूबसूरत सी बात है इस प्रोसेस की, अगर तुम्हें वर्क डन का फॉर्मूला ना भी याद और स्पेशली वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करे बिना वर्क डन पूछा जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, कैसे करोगे? देखो डेल्टा क्यू 0 है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अगर डेल्टा क्यू 0 है तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा यहां से, क्या मैं यहां अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो वर्क डन की वैल्यू माइनस टाइम्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख सकता हूं। तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन की वैल्यू माइनस टाइम्स डेल्टा यू होती है। डेल्टा यू निकालना N इंटू F/2 R डेल्टा T, बच्चों का खेल है, सबको पता है। तो बिना इस फॉर्मूले निकाले भी वर्क डन निकाला जा सकता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। इसी रिलेशन से सवाल आते हैं ज्यादातर। CA की बात करते हैं, A फॉर एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक के लिए डेल्टा क्यू अपॉन N डेल्टा T जब लिखोगे तो तुम्हें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट गिवन क्या होता है, डेल्टा क्यू क्या होता है, 0 होता है। तो 0 अपॉन एनीथिंग क्या हो जाती है, 0। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो हीट कैपेसिटी होता है CA वो 0 होता है, आइसोथर्मल का इनफाइनाइट होता है। इसीलिए जो तुम पढ़ते हो तो तुम सिर्फ CP/CV पढ़ते हो, CT/CA नहीं पढ़ते हो, क्योंकि CT इनफाइनाइट होता है, CA 0 होता है, इन तो वैल्यू फिक्स है, तो इनका कुछ काम आता नहीं। CP/CV इसलिए पढ़ लेते हो क्योंकि इनकी कुछ फाइनाइट वैल्यू आती है। CP F/2 R आता है, CV F/2 + 1 इंटू R आता है। यहां तक क्लियर है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सारी चीजें पढ़ ली। अब प्रेशर वॉल्यूम कर्व अगर मैं एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए रीड करूं या स्टडी करूं तो कुछ ऐसा आता है। डायाटोमिक के लिए जो कर्व आएगा ऊपर आएगा, मोनोटोमिक के लिए नीचे आएगा। ऐसा क्यों होता है ये नेक्स्ट पार्ट में पेज पे सीखने वाले हैं कि मोनोटोमिक का कर्व नीचे क्यों आया और डाया का ऊपर क्यों आया। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है कि मान लो अगर मैं सिर्फ एक कर्व दे रखा होता, डाया को अभी छुपा देता हूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक कर्व देखूं तो ये कर्व और ये कर्व की शक्ल एक जैसी दिख रही है। अभी के लिए ये भूल जाओ ऊपर वाला कर्व, सिर्फ एक कर्व को देखो तो तुम्हें क्या हो रहा है, अभी सिर्फ मैं अगर एक कर्व दिखाऊं तो इधर का ये कर्व आइसोथर्मल वाला और एडियाबैटिक वाला कर्व शक्लें देखने में सेम सी लग रही है। तो एग्जाम में अगर बच्चा पार्टी कर्व दे दिए और पूछा जाए कि कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबैटिक है, पहचानने में दिक्कत हो सकती है, हाँ या ना। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे तुम बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बता सकते हो कि कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबैटिक है। कैसे पता करेंगे इस बात को मैं समझाता हूं नेक्स्ट। यहां तक क्लियर है? आइसोथर्मल के लिए अपन ने एक बार फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनामिक्स लगा लिया, आइसोकोरिक के लिए लगा लिया, आइसोबैरिक के लिए लगा लिया, एडियाबैटिक के लिए कर लिया, बेसिक बातें कर ली। अब जो सवाल आते हैं मैक्सिमम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के कंपैरिजन आते हैं, उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे बना दिए हैं। तो वो की पॉइंट्स तुम कैसे समझोगे, ये दोनों डिफरेंशिएशन होता है उनके स्लोप के बेसिस पे। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा है अलग से कैसे समझोगे और आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा है अलग से कैसे समझोगे, ये बात तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे उनके स्लोप्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कितना होता है। तो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल पीवी कर्व कर रहे हैं, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, तो प्रेशर वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन dp/dv, तो स्लोप dp/dv क्या आ जाता है, माइनस का p/v होता है, मतलब स्लोप नेगेटिव होगा पहली बात, और किसके बराबर होगा, माइनस का p/v। तो आइसोथर्मल ग्राफ प्रोसेस का जो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो माइनस का p/v आता है आइसोथर्मल में। वहीं अगर एडियाबैटिक में यही डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो स्लोप की वैल्यू आती है वो माइनस का गामा p/v आती है, माइनस का गामा p/v आती है। गामा चूंकि हमेशा 1 से बड़ा होता है, गामा कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता,
Cp हमेशा, गामा क्या होता है Cp अपॉन Cv, क्योंकि Cp हमेशा Cv से बड़ा होता है तो गामा हमेशा 1 से बड़ा होगा। और अगर गामा हमेशा 1 से बड़ा होगा तो हमें समझ में आ गया कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक जो आया, अगर ये माइनस पी बाई वी था, ये माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी बाई वी है, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक क्या गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल आ गया। भाई माइनस का पी बाई वी को स्लोप ऑफ आइसोथर्मल है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल माइनस का पी बाई वी है, तो माइनस पी बाई वी की जगह तुमने लिख दिया स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, उसके साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या मल्टीप्लाई है, गामा, तो क्या स्लोप ऑफ एडियाबैटिक आ जा रहा है। मतलब माइनस का पी बाई वी में गामा मल्टीप्लाई करने पे क्या एडियाबैटिक का स्लोप आ जा रहा है, बिल्कुल आ जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूं स्लोप ऑफ एडियाबैटिक क्या होता है, गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। सिंस गामा हमेशा आपका, गामा जो है दोस्त, देसी बालक गामा के, वही गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है, इस लॉजिक से स्लोप ऑफ एडियाबैटिक हमेशा बड़ा होगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से। तो मान लो कभी क्वेश्चन आ गया कि भाई प्रेशर वॉल्यूम कर्व दे दिया एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, दो कर्व दे देगा, पूछ देगा कि भाई बताओ कौन सा एडियाबैटिक है कौन सा आइसोथर्मल है, ठीक है। तो जिसका ज्यादा स्लोप होगा वो एडियाबैटिक होगा। तो ज्यादा स्लोपी भाई जो ज्यादा तेजी से नीचे आई, देखो स्लोपीनेस कैसे देखोगे, देखो मान लो ये फिसल पट्टी है जिसपे तुम पार्क में झूला झूलते हो, तो इसमें ज्यादा जोर से फिसलोगे या नीचे वाले में, ऑब्वियस सी बात है नीचे वाले में ज्यादा तेजी से फिसलोगे, तो ये ज्यादा स्लोपी है। तो नीचे वाला कर्व ज्यादा स्लोपी है मतलब उसका स्लोप ज्यादा है। तो एडियाबैटिक का स्लोप हमें पता है बड़ा होता है आइसोथर्मल। मान लो ये कर्व देके पूछ दिया जाता है कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबैटिक, तो हमेशा एडियाबैटिक कर्व आइसोथर्मल के नीचे आएगा इन एक्सपेंशन प्रोसेस। तुम तुरंत बोल दोगे ये आइसोथर्मल है ये एडियाबैटिक है। एक और सवाल पूछा जाता है ड्यूरिंग कंप्रेशन पूछा जाता है, ये तो एक्सपेंशन का है, कंप्रेशन के प्रोसेस में भी तुमसे पूछा जाता है। कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम कम कर रहे, तो इनिशियल कंडीशन से जब आप वॉल्यूम कम करोगे तो आइसोथर्मली कुछ ऐसा जाएगा, और जब एडियाबैटिकली जाओगे तो कुछ ऐसा करवाएगा। एडियाबैटिक का स्लोप का मैग्नीट्यूड हमेशा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से बड़ा होगा। तो जो ज्यादा स्लोपी, इन दोनों में 1 और 2 में कौन ज्यादा स्लोपी दिख रहा है, तो देखो बच्चा पार्टी 2 कम स्लोपी है 1 ज्यादा स्लोपी है, जो ज्यादा स्लोपी होगा वो हमेशा एडियाबैटिक। तो कंप्रेशन में एडियाबैटिक ऊपर आ जाता है, क्यों, क्योंकि स्लोप ज्यादा है और नीचे वाला आइसोथर्मल हो जाता है। तो 1 एडियाबैटिक है 2 आइसोथर्मल। तो तुम ऊपर और नीचे से मत देखो, तुम हमेशा ध्यान रखो कि कौन सा ज्यादा स्लोपी है। वो भी नहीं ध्यान कर पाओ तो ये सोच लो कि पार्क में झूला लगा है, किसमें जल्दी फिसलोगे, जिसमें ज्यादा तेजी से फिसलोगे वो एडियाबैटिक है, जिसमें कम तेजी से फिसलोगे वो आइसोथर्मल। तो एक्सपेंशन में आइसोथर्मल ये होता है, एडियाबैटिक ये हो जाता है। कंप्रेशन के दौरान देखोगे ऊपर वाला कर्व ज्यादा स्लोपी दिख रहा है और नीचे वाला कम। कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम कम डिक्रीज करा रहे हो, तो नीचे वाला 2 आइसोथर्मल हो गया 1 एडियाबैटिक हो गया। तो कई बार सवाल एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के कंपैरिजन के ग्राफ बेस्ड सवाल आते हैं। 2022 में पूछा है, 2016 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2011 में पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बेसिस पे मैं तुम्हें एक सवाल और पूछता हूं, रेडी हो? चलो रेडी हो तो एक सवाल मैंने पहले से ही लिख के रख रखा है तुम्हारे लिए। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अंडरलाइन करना एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन में ये वर्क डन मैक्सिमम किसमें होगा? 1 2 3 4। पहले तो तुम बताओ प्रोसेस 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 नाम बताओ प्रोसेस के। पहला काम तो चलो ये तुम मैक्सिमम बाद में बताना, पहले प्रोसेस का नाम बताओ कि कौन कौन से हैं। कितने प्रतिशत भारतीय इस बात से सहमत हैं कि पहला जो प्रोसेस है वो आइसोबेरिक है? क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस के लिए जब आप देखेंगे तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, इस एक्सिस पे प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये एक आइसोबेरिक प्रोसेस है, ये एक आइसोबेरिक प्रोसेस है, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब 2 और 3 दोनों डिक्रीजिंग वाले ग्राफ है, तो 2 और 3 क्या हो सकते हैं? एडियाबैटिक और आइसोथर्मल हो सकते हैं। 2 और 3 क्या हो सकते हैं? एडियाबैटिक और आइसोथर्मल हो सकते हैं। 4 देखो एक वर्टिकल लाइन बना रखा है, 4 में एक वर्टिकल लाइन है, क्या ये वॉल्यूम वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर है? मतलब इस कर्व पे वॉल्यूम एक की कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है
वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोकेरिक। तो चौथे नंबर का प्रोसेस जो है वो भी आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि चौथा तुम्हारा आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, अब तुमसे पूछा है सेकंड और थर्ड, पहले बताओ कि कौन सा हो। सेकंड और थर्ड ऑब्वियस सी बात है, कौन बचते हैं, एडियाबैटिक आइसोथर्मल बच गए। कौन एडियाबैटिक होगा, कौन आइसोथर्मल? सिंपल सी बात है, जो ज्यादा बढ़िया फिसल पट्टी है, मतलब जिसमें ज्यादा तेजी से फिसलोगे वो एडियाबैटिक होगा, बिकॉज एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा है। तो इनमें से कौन ज्यादा स्लोपी दिख रहा है? मुझे तो 3 ज्यादा स्लोपी दिख रहा है, 2 कम स्लोपी दिख रहा है। तो 2 कैसा हो जाएगा तुम्हारा, आइसोथर्मल, और ये क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक। ठीक है, तो पहला आइसोबैरिक, दूसरा आइसोथर्मल, चौथा आइसोकोरिक और तीसरा एडियाबैटिक। यहां तक क्लियर हो? अब पूछा है वर्क डन किसमें ज्यादा होगा। तो देखो, प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस है, पीवी कर्व के अंदर का एरिया क्या देता है, वर्क डन। सबको पता है वॉल्यूम वाली एक्सिस में कोई एरिया आएगा ही नहीं, बिकॉज वर्टिकल लाइन है तो कोई एरिया नहीं आएगा, और हमें पता है वॉल्यूम जब भी कांस्टेंट होता है वर्क डन 0। तो इस फोर्थ में तो वर्क डन 0 है, सबसे कम ही होगा। अब वॉल्यूम एक्सिस अगर नीचे है तो शेडेड एरिया आपको वर्क डन लेगा। तो सबसे पहले थर्ड नंबर के लिए मैं वर्क डन निकाल के देखता हूं। तो अगर बच्चा पार्टी थर्ड वाले प्रोसेस के लिए आप वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं, थर्ड प्रोसेस जो है आपका कौन सा, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक के लिए अगर आप वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या बच्चा पार्टी, ये वाला एरिया आएगा, यही शेडेड एरिया हो जाएगा। शेडेड एरिया इतना सा हो जाएगा, हाँ या ना? क्लियर है? दिख रहा है? क्लियर है? तो एडियाबैटिक का एरिया देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। और वहीं अगर मैं प्रोसेस 2 के लिए एरिया निकालूंगा तो कर्व ये रहा, इसके पूरे नीचे का एरिया वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो इंक्लोज हो रहा है, अब की बार एरिया ये आएगा। तो ये बात तो समझ में आई कि आइसोथर्मल में जो वर्क आ रहा है वो एडियाबैटिक से ज्यादा आ रहा है, बिकॉज ज्यादा एरिया इंक्लोज कर रहा है। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सपेंशन के दौरान ज्यादा मिल रहा है, बिकॉज वो पीवी कर्व में ऊपर आता है, तो एरिया इंक्लोज भी ज्यादा हो रहा है। क्लियर है? और फर्स्ट प्रोसेस अगर अब मैं बात करूं इस प्रोसेस के वर्क डन की बात, तो देखो ये तो पूरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन थी, तो इसके पूरा नीचे का एरिया क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो अब की बार जो एरिया वो आएगा इनक्लोज, वो ये आएगा। तो सबसे ज्यादा एरिया क्या बचा पार्टी, फर्स्ट वाला इंक्लोज कर रहा है। फर्स्ट वाला प्रोसेस कौन सा था, आइसोबेरिक। तो जिसमें सबसे ज्यादा एरिया इंक्लोज होता है वो सबसे मैक्सिमम वर्क दे देगा। तो ये हो गया तुम्हारा आइसोबेरिक विल बी द करेक्ट चॉइस। क्लियर है दोस्त? ये आपका सवाल नीट 2023 में पूछा गया है। समझ में आया बढ़िया से? हालांकि इस कंसेप्ट पे 2011, 2020, 2018, 1997 इतनी बार ये इन्हीं डायग्राम पे पूछा गया है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। ये ऐसा नहीं कि ये सवाल सिर्फ इस वाले पे है, इन दोनों को मिला दो तो इतनी बार सवाल पूछा गया। और स्पेसिफिक डायरेक्टली ये सवाल तो डायरेक्टली 2023 से मैंने लिया है। कंप्रेशन में लेकिन कहानी उल्टी हो जाती है। एक्सपेंशन के दौरान मैंने लिख दिया, इससे जो मेरे को फाइंडिंग मिली कि वर्क डन इन वन सबसे ज्यादा फर्स्ट में मिला, दैट इज आइसोबेरिक में। फिर उसके ज्यादा मिला 2 में, आइसोथर्मल में। फिर उससे ज्यादा वर्क डन था 3 में, और 4th में तो सबसे कम था। क्लियर है? यहां पे लेकिन बच्चा पार्टी कहानी उल्टी हो जाती है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। पहले तो इस केस में तुम प्रोसेस बताओ, प्रोसेस 1 कौन सा है, प्रोसेस 2 कौन सा है, प्रोसेस 3 कौन सा है, प्रोसेस 4 कौन सा है। प्रोसेस के नाम पहले पहचानना सीखो। क्या बच्चा पार्टी आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि इस प्रोसेस में प्रेशर वाली एक्सिस, प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रोसेस नंबर 1,
आइसोबेरिक प्रोसेस है। बेरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। अब देख लो बच्चा पार्टी, इस प्रोसेस में, प्रोसेस नंबर 4 में किसको किसको दिख रहा है कि एक वॉल्यूम की फिक्स वैल्यू मिल रही है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। मतलब कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि प्रोसेस नंबर 4 एक आइसोकोहरिक प्रोसेस है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं सेकंड नंबर के और थर्ड नंबर के प्रोसेस पे। बताओ सेकंड और थर्ड में कौन एडियाबैटिक है, कौन आइसोथर्मल। बहुत सिंपल लॉजिक है। तुम अपने आप को पार्क में एज्यूम करो, फिसल पट्टी पे बैठे हो, किसमें ज्यादा तेजी से फिसलोगे, वो एडियाबैटिक है। सिंपल। तो ये वाली फिसल पट्टी जो 3 नंबर वाली देखो ज्यादा स्लोपी है और 2 नंबर वाली कम स्लोपी है, तो ज्यादा देर फिसलोगे 3 नंबर पे। तो 3 नंबर क्या है, फिसल पट्टी। अजीब सा एडियाबैटिक क्या कहते हैं यार उस झूले को अंग्रेजी में, अपन तो फिसल पट्टी कहते थे तो बोल दिया। सेकंड नंबर वाला कौन सा है, आइसोथर्मल। पहले तो प्रोसेस पहचानना सीख गए, अब वर्क डन की बात करते हैं। समझना बच्चा पार्टी, यहां पे मैंने एक शब्द मेंशन किया है, मैग्नीट्यूड। बिकॉज कंप्रेशन के दौरान सारे वर्क डन निगेटिव होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम अगेन सिर्फ और सिर्फ एरिया देखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम समझ रहे होगे कि इस केस में कहानी उलट जाएगी। क्यों उलट जाएगी, अगर तुम आइसोबेरिक के अंदर का एरिया देखो, आइसोबेरिक का अंदर का एरिया देखो, सिर्फ इतना सा एरिया मिलेगा तुम्हें। आइसोबेरिक ये प्रोसेस 1 वाली लाइन थी, ये वाला प्रोसेस आइसोबेरिक था, इसके अंदर का एरिया देखो सिर्फ इतना सा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सबसे कम एरिया इसमें मिलेगा। फोर्थ में तो चलो 0 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे कम एरिया 1 में मिलेगा। और सबसे ज्यादा एरिया की अगर बच्चा पार्टी में बात करूं तो सबसे ज्यादा एरिया देखो ये 3 नंबर वाला जो कर्व है, 3 नंबर वाला कौन सा है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में सबसे कम एरिया, सबसे मैक्सिमम एरिया मिल रहा है। 3 नंबर वाला कर्व जो है, 3 नंबर वाला कर्व एडियाबैटिक, एडियाबैटिक के लिए देखो इतना एरिया मिल रहा है पूरा। ठीक है। अगर वहीं मैं आइसोथर्मल के अंदर का एरिया की बात करता था, वो इतना मिलता। एडियाबैटिक के कंपैरिजन में कम है, लेकिन फिर भी आइसोबेरिक से ज्यादा है। देखो आइसोबेरिक में तो सिर्फ इतना सा था, उसमें देखो वो ऊपर वाला भी थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। ठीक है। तो कंप्रेशन के दौरान में आइसोबेरिक में सबसे कम मिलेगा, सबसे ज्यादा एडियाबैटिक में मिलेगा। चौथे को तो इग्नोर ही करो, वो तो हमेशा 0 है। तो अगर मैं कंप्रेशन की कहानी लिखूं तो वर्क डन इन 3 सबसे ज्यादा मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, और 4 तो बेचारा गरीब है, ये 4 तो हमेशा 0 है। लेकिन कब, जब आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। आई होप ये सवाल क्लियर होंगे। इन कंसेप्ट पे कई बार सवाल पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ऑफ सवाल ये है आपके नीट के हिसाब से। आई होप आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सिर्फ यही जो मैंने कहानी बताई ना, इस कंसेप्ट पे इतनी बार सवाल पूछे जा चुके हैं। ये की पॉइंट्स क्लियर है, सारी बातें बता दी। अब मैं आता हूं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पे, दैट इज सेकंड लॉ। ठीक है। 2015 में इस पर डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा गया है। एक चीज और, कई जगह एक हल्ला फैला हुआ है कि भाई कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर सिलेबस से हटा दिया गया है। बच्चे नहीं हटाया। ठीक है, मैं कह रहा हूं इसलिए है, तो आप उसे कंसिडर करते हुए ही पढ़ाई कर लेंगे। लॉजिक क्या है तुम समझो। जब मैं सेकंड लॉ बोलता हूं, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये इंजन को डिफाइन करता है, क्लॉजियस स्टेटमेंट इसके बेसिस पे आप रेफ्रिजरेटर डिजाइन करते हो, तो टेक्निकली इंजन और रेफ्रिजरेटर आ ही गए। जब मैं रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करता हूं तो वो आ ही गए। और आप देखेंगे सेकंड लॉ में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में। इनफैक्ट पूरी थर्मोडायनेमिक्स में अगर सबसे ज्यादा सवाल पीवाईक्यूज में आए हैं तो वो रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन पे आए हैं, हटाया नहीं गया है। ठीक है। तो अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, मेरी बात मानो, उसे पढ़ के जाना है। बहुत छोटा बहुत सिंपल सा टॉपिक भी है। सेकंड लॉ की बात करते हैं तो 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉजियस स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक ने क्या कहा, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर एंड कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क।
ये ऐसा कह रहा है कि दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी एक ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जो पूरी की पूरी हीट को पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे। बिना किसी हीट को एब्जॉर्ब किए वो पूरा का पूरा हीट, मतलब बिना किसी लॉस के पूरी की पूरी हीट 100% एफिशिएंसी का इंजन बना पाना। हिंदी में बात बताएं तो इनका मतलब था 100% एफिशिएंसी का इंजन बना पाना थर्मोडायनेमिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा इंजन नहीं पॉसिबल है जो कंप्लीट पूरी की पूरी हीट को उठा के वर्क में कन्वर्ट करते। तो इसी के बेसिस पे हीट इंजन, कैरनॉट इंजन की बातें की जाती हैं क्लॉसियस के स्टेटमेंट, कैल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट। फिर आते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये कहते हैं नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ, ध्यान से सुनना, इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट। क्लॉसियस स्टेटमेंट का हिंदी में बात बताऊं कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कभी भी अपने आप एक कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं होगी। मतलब कोई भी चीज रखे रखे अपने आप ठंडी नहीं, मतलब हमेशा जो हीट का फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होता है। कभी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर का हीट फ्लो अपने आप नहीं हो पाएगा। उसके लिए तुम्हें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, जो कि रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। पीछे एक कंप्रेसर लगाया जाता है। एसी में क्या होता है, पीछे कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर लगा होता है तभी आप क्या कर पाते हो, जो कोल्डर एनवायरनमेंट होता है वहां से एक्स्ट्रा हीट फेच करके गर्म जगह पे हॉटर एनवायरनमेंट में दे पाते हो। लाइक एसी की वर्किंग समझ लो, तुम्हारे रूम का टेम्परेचर बाहर धूप के टेम्परेचर से तो ठंडा ही है, कमरा तुम्हारा बाहर की गर्मी से तो ठंडा ही रहता है, बट फिर भी एसी क्या करता है, जो कमरा तुम्हारा जो पहले से ठंडा था उससे हीट फेच करके बाहर फेंकता है जो पहले से गर्म था। तो कोल्ड से हॉट की तरफ हीट ट्रांसफर करता है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि देयर इज नो प्रोसेस पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट, पूरा का पूरा रिजल्ट ये है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट। मतलब 100% ट्रांसफर नहीं हो सकता टेक्निकली खुद से, उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और जब भी एक्सटर्नल वर्क करोगे तो कुछ ना कुछ लॉसेस भी होंगे। तो इसके बेसिस पे रेफ्रिजरेटर की डिजाइनिंग होती है और इसके बेसिस पे हीट इंजन की डिजाइन। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पे सवाल बन सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो समझ जाना रिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं, जितने भी क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। क्वाजी स्टैटिक का मतलब है इमेजिनरी, कोई मतलब समझ रहे हो, इनफाइनाइटली स्लो। क्वाजी स्टैटिक मतलब रुका हुआ, क्वाजी मतलब रुका नहीं है, थोड़ा सा चल रहा है, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल रेट से जो हो रहा है उसे क्वाजी स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक मतलब रुका भी नहीं है लेकिन रुका भी है। तो टेक्निकली समझ लो, इस दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई भी क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल बातें है क्वाजी स्टैटिक। ठीक है, मतलब चल रहा है, प्रोसेस हो तो रहा है लेकिन बहुत धीमे, मतलब क्वाजी स्टैटिक। अगर प्रैक्टिकली बात बताए, तुम अपनी दिनचर्या में, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर कोई भी प्रोसेस देख रहे हो तो वो क्वाजी स्टैटिक नहीं है। ठीक है, और जितने भी प्रोसेस तुम देख रहे हो वो टेक्निकली स्पॉन्टेनियस है। तो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि ये कांच की बोतल, मैं इसे तोड़ दूं, इसे छोड़ दूं, नीचे गिरेगी, टूट जाएगी, ये वापस जुड़ के बोतल नहीं बन सकती। एडिटिंग करके तुम कैमरा मैन जरूर बना सकते हो कि इसको तोड़ा और फिर वो रिवर्स करके जो वीडियो बना के जोड़ देते हैं, लेकिन यूनिवर्स के हिसाब से कि एक बार इसे तोड़ दिया तो वापस से इन्वायरमेंट और ये सेम कंडीशन में नहीं आ सकता। तो सिंपल सी बात है, इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं, जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इरिवर्सिबल है। जो तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी प्रोसेस देख रहे हो, जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल प्रोसेस है वो इरिवर्स। प्रैक्टिकली कोई भी पॉसिबल प्रोसेस है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है उन्हें क्वाजी स्टैटिक कहते हैं, मतलब जो बहुत धीमे हो रहे हैं उसे रिवर्सिबल कहते हैं। तो रिवर्सिबल जैसी कोई चीज होती नहीं है। क्लियर है। अब कैल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट के बेसिस पे इंजन की डिजाइनिंग करी, किसने करी, कार्नोट ने करी। तो कार्नोट का इंजन आता है। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है, मैंने बताया। ठीक है, ये एक मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो, मतलब समझ रहे हो, एक हाइपोथेटिकल इंजन ऑन पेपर डिजाइन किया गया, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो इंजन बनाया जा सकता था वो कार्नोट ने बनाया। इसमें दो प्रोसेस आइसोथर्मल लिए गए और दो एडियाबैटिक प्रोसेस। येलो वाले 1 और 3
आइसोथर्मल होते हैं, पिंक वाले 2 और 4 एडियाबैटिक होते हैं। तो पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। तो इस तरीके का एक साइक्लिक प्रोसेस का ये एक कार्नोट का इंजन प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये इस तरीके का जो इंजन होगा वो बहुत ही स्लो इंजन होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस आर जनरली वेरी स्लो, ठीक है। तो मैंने बता दिया पहला जो प्रोसेस आइसोथर्मल है, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन है, चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन। हाइपोथेटिकल इंजन होता है और इस इंजन की भी जो एफिशिएंसी आती है वो 100% से कम आती है। तो वही बात है, ये बात जस्टिफाई करती है कैल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट नो प्रोसेस हुज सोल रिजल्ट, मतलब 100% कन्वर्जन जो होगा हीट का वर्क में ये पॉसिबल नहीं है। मतलब समझ रहे हो, एक आइडियल इंजन के केस में एक हाइपोथेटिकल एक आइडियलाइज्ड कंडीशन भी अगर जनरेट कर दे तब भी एफिशिएंसी 100% नहीं आती कार्नोट, ठीक है। अब जो एफिशिएंसी का कार्नोट के सॉल्व करके जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया वो हीट इंजन में अपन यूज करते हैं। आप देखो कितनी बार सवाल आए हैं, जगह कम थी तो कुछ साल छूट ही गए हैं, तो इतनी बार सवाल आया है। सबसे ज्यादा सवाल हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर से ही आते हैं। तो देखो ये इंजन है, इंजन मतलब तुम्हारी एक्टिवा है। एक्टिवा का काम क्या है, जहां पे तेल तुम डालते हो, तेल जाता है इंजन में, हीट कर बर्न होता है, हीट जनरेट होता है। तो वो टेक्निकली उसके लिए इनपुट क्या है, पेट्रोल का जलना, हीट, ठीक है। और आउटपुट क्या है, वो भागती वर्क करके देना। तो वर्क उसका आउटपुट है और इनपुट क्या है, हीट, जो कि एक हायर टेम्परेचर से ली जा रही है। इंजन जहां पे फ्यूल बर्न कर रहा है उस जगह का ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर ज्यादा होगा बाहर सराउंडिंग के तो हायर टेम्परेचर से हीट लेता है, वर्क में कन्वर्ट करता है, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ हीट जो है हमेशा लॉस होगी, रिजेक्ट होगी। रिजेक्ट जहां पे होती है उस जगह को सिंक कहते हैं, जहां से हीट लेता है उसे सोर्स कहते हैं। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा हायर होगा इसलिए इसे TH लिखा, सिंक का टेम्परेचर हमेशा लोअर होगा इसलिए TL लिखा। क्लियर है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाता है आपके लिए आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट का क्या होता है, वर्क होता है, और इनपुट क्या होता है बच्चा पार्टी, हमेशा हीट होती है। तो QH आपका इनपुट हो गया और आउटपुट में जो वर्क आया था वो वर्क हो गया। किसी भी चीज की एफिशिएंसी मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट यहां पे देखोगे क्या है, वर्क है, और इनपुट क्या ले रहे थे, जो हायर टेम्परेचर से हीट ले रहे थे वो आपकी इनपुट है। तो जो इस फॉर्मूले को वर्क के वैल्यू रखने के बाद फाइनली जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है 1 माइनस QL अपॉन QH। QL मतलब जो लोअर टेम्परेचर पे सिंक है उस पर जो हीट रिजेक्ट कर रहे हो, तो QL अपॉन QH। टेम्परेचर के टर्म में 1 माइनस TL अपॉन TH। सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस TL अपॉन TH। आई होप क्लियर है। ध्यान रखना, सिर्फ फॉर्मूला तुम्हें नहीं ध्यान रखना है, हीट इंजन का डिजाइन याद रखना। याद रखने के लिए तुम अपनी एक्टिवा ध्यान रख लेना कि क्या करता है, तेल बर्न करके हीट लेता है फिर काम करता है, लेकिन हमेशा जितना भी पेट्रोल जल रहा है वो पूरा का पूरा तो वर्क में कन्वर्ट हो नहीं रहा है, कुछ पार्ट तो लॉस भी हो रहा है। इंजन खुद भी अपने टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, इंजन खुद भी गर्म हो रहा है, तो उसमें भी तो कुछ हीट ले जा रहा होगा। तो भाई इनपुट से कुछ हीट ली, कुछ पार्ट तो वर्क में गया, लेकिन कुछ रिजेक्ट हो गया, वेस्टेज चली गई, वो QL है। तो एक्टिवा ध्यान रखोगे हीट इंजन की डिजाइनिंग, क्योंकि अगर इंजन की डिजाइनिंग याद रहेगी तभी कॉम्प्लिकेटेड अच्छे वाले सवाल होंगे। तो तुम्हें हमेशा पता रहेगा एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट है। आउटपुट क्या होगा, वर्क होगा। इनपुट क्या होगा, जो हायर टेम्परेचर से तुम हीट ले रहे हो, QH। और यहां से एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला निकल गया। अब आते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का काम बिल्कुल उल्टा होता है। वो क्या करते, देखो फ्रिज के अंदर जो भी सामान रखा होता है, मान लो फ्रिज के अंदर तुमने ठंडा मिल्क रख दिया फ्रीजर में, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे वो बर्फ बन चुका है, आइस बन चुका होगा, जम चुका होगा। वो आइस तो तभी होगा जब उससे हीट और बाहर निकाली गई होगी। तो फ्रिज के अंदर का एनवायरनमेंट पहले से कोल्ड है, बाहर का एनवायरनमेंट गर्म है, तुम कोल्डर एनवायरनमेंट से हीट को फेच करके बाहर फेंक रहे हो। तो कोल्ड से हॉट की तरफ हीट का ट्रांसफर कराना ये अपने आप नहीं होगा, तुम्हें एक कंप्रेसर, एक वर्क करना पड़ेगा। तो क्या करोगे बच्चा पार्टी, यहां इनपुट हो गया वर्क। फ्रिज का काम क्या है, हीट निकालना एक कोल्ड रिजर्वायर से। तो कोल्ड रिजर्वायर से हीट निकालना ये काम है, तो आउटपुट इसका ये हो गया। कैसे निकालेगा, जब आप उस पर कोई वर्क करो, तो इनपुट इसके लिए वर्क हो गया। तो जब भी आप कुछ वर्क करोगे तो हीट तो निकालेगा, लेकिन कुछ पार्ट रिजेक्ट भी होगी। जो भी वर्क कर रहे होगे उसका कुछ वेस्टेज भी जाएगा। वेस्टेज जाता है हायर टेम्परेचर पे, इसलिए QH लिखा है। TH फॉर हायर टेम्परेचर, TL फॉर लोअर टेम्परेचर। इसके लिए जो एफिशिएंसी होती है, चूंकि एफिशिएंसी से कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसकी एफिशिएंसी को कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, बीटा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी को कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, बीटा। ठीक है, लॉजिक वही है। तो किसी की भी एफिशिएंसी निकालना है तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही देखोगे। तो इसके लिए भी बीटा क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन, मतलब बीटा समझ रहे हो। कुल मिला के रेफ्रिजरेटर की तुम एफिशिएंसी देख रहे हो, तो
रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी को कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। परफॉर्मेंस चेक करने का तरीका एक ही, आउटपुट अपॉन इनपुट। इसमें आउटपुट क्या है, जो लोअर टेम्परेचर से हीट फेच कर रहे हो, QL। इनपुट क्या है, वर्क, तो QL अपॉन वर्क आपका आ जाता है। बीटा का फॉर्मूला क्या आ जाता है, QL और QH के टर्म में QL अपॉन QH माइनस QL, टेम्परेचर के टर्म में TL अपॉन TH माइनस TL। बीटा और ईटा में रेफ्रिजरेटर को ही, किसी हीट इंजन को अगर रेफ्रिजरेटर के तरह वर्क कराना है, उल्टा काम लेना है, तो ईटा और बीटा में क्या रिलेशन होता है, बीटा इज इक्वल टू 1/1 माइनस ईटा। आई होप यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे। एक छोटी सी चीज और बता रहा है, इस गिवन डायग्राम से क्या वर्क QL और QH में रिलेशन लिख सकते हो? मैं लिख के बता देता हूं, मैं तो लिख सकता हूं। तुम देखो बच्चा पार्टी, वर्क और QL ऐड, दोनों ऐड होके क्या QH हो रहा है, तो इसके लिए तुम जो गिवन है वर्क QL और QH में जो रिलेशन लिखोगे, देखो एरो की डायरेक्शन से वर्क प्लस QL दोनों मिलके क्या QH जा हो रहा है। और इसके लिए बच्चा पार्टी अगर वर्क में रिलेशन लिखोगे तो देखो एरो की डायरेक्शन से QH आ रही है, कुछ वर्क में जा रही है, कुछ QL में जा रही है। तो इसके लिए QH आ रही थी, ये एरो देखो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो कुछ पार्ट वर्क में गया और कुछ रिजेक्ट हो गया। तो कई बार बच्चा पार्टी QH QL देके भी तुम्हें वर्क निकालना पड़ सकता है। तो ये एक और रिलेशन है जो आपके बहुत काम का है। एंड दैट इज होल फॉर दिस चैप्टर। क्वेश्चंस भी कर दिए, सारी चीज बता दी, कौन कौन से PYQs है। एंड आई होप अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी आई होगी कंसेप्ट को लेके। बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गया। तो जितनी भी सारी चीजें बताई हैं उनके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, आप देखेंगे आपसे सवाल बन रहे होंगे। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बच्चों। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा और ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और एक चीज और, जब भी माइंड मैप सीरीज अगर आप देखें तो प्लीज उससे पहले उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लें, ठीक है। डिटेल में पढ़ के करेंगे तो ही आपके लिए वो बेनिफिशियल है। आप सोचो कि बाकी बच्चे बेवकूफ है, महीना महीना भर लगा के पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तुम सिर्फ माइंड मैप पहली बार पढ़ो और सवाल हो जाए, ऐसा नहीं होता। सब कुछ पढ़ने के बाद रिवीजन के लिए ये चीजें यूज की जाती हैं, ठीक है। धन्यवाद।